नमस्कार। भारतीय संविधान की कार्यपालिका वाली हमारी सीरीज के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे उन अनुच्छेदों पर बात करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पूरा फोकस रहेगा आर्टिकल 63 से 75 पर। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आप कह सकते हैं सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए ये पक्का करते हैं कि हर जरूरी बात अच्छे से समझ आ जाए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले स्तंभ के साथ, भारत के उपराष्ट्रपति। देखते हैं कि हमारा संविधान इस अहम पद के बारे में क्या कहता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका। आर्टिकल 63 तो ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 ये साफ करता है कि वही व्यक्ति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। ये उनकी एक बहुत बड़ी विधायी जिम्मेदारी है। तो उपराष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं? आर्टिकल 66 के मुताबिक इनका चुनाव एक इलेक्टरल कॉलेज करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अब बात आती है योग्यताओं की। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 4 सीधी सीधी शर्तें हैं। पहला, भारत के नागरिक हों। दूसरा, उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। और चौथा, कोई लाभ का पद धारण न करते हों। बिल्कुल स्पष्ट शर्तें हैं। आर्टिकल 67 इनके कार्यकाल के बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, और मान लीजिए अगर वो इस्तीफा देना चाहे तो प्रक्रिया बहुत सीधी है। उन्हें अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होता है। पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये प्रक्रिया हमेशा और हमेशा सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकती है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति उसी सदन के अध्यक्ष होते हैं। तो सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पास करना होता है, और फिर इस पर लोकसभा की सहमति भी जरूरी होती है। कुछ और भी जरूरी आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 69 जो बताता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 71 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद में आखिरी फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है। और आर्टिकल 68 ये सुनिश्चित करता है कि पद कभी खाली न रहे और निरंतरता बनी रहे। चलिए अब अपने दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां। अब हम राष्ट्र के प्रमुख के पास जो कुछ सबसे बड़ी शक्तियां हैं उन पर ध्यान देंगे। राष्ट्रपति की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है उनकी क्षमादान की शक्ति, जो आर्टिकल 72 में दी गई है। ये शक्ति उन्हें किसी भी दोषी की सजा को माफ करने, टालने या बदलने की इजाजत देती है। ये एक तरह से न्याय और दया के बीच एक संतुलन बनाता है। अच्छा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जैसा कि ये स्लाइड में साफ दिख रहा है, 2 बड़े अंतर हैं। पहला, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। और दूसरा, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ करने का अधिकार भी सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, और ये मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति इस सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है, जो हमारे संसदीय सिस्टम को दिखाता है। ये स्लाइड इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, 1978 से पहले राष्ट्रपति को पहली बार में ही सलाह माननी पड़ती थी, लेकिन 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी कि वो सलाह को एक बार फिर से सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं। पर अगर मंत्रिमंडल वही सलाह दोबारा भेज दे तो फिर राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, सरकार के मुखिया। असल में सारी कार्यकारी शक्ति यहीं पर केंद्रित होती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में असली कार्यकारी ताकत किसके हाथ में है? हालांकि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन असल शक्ति कहीं और है। इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 75 में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, जो आमतौर पर लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता होते हैं। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, और अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नियुक्त कर सकते हैं, जिन्हें 1 महीने के अंदर सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है,
तो अब समय है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए एक छोटी सी क्विज से अपने ज्ञान को परखते हैं। पहला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ शुरू किया जा सकता है? ऑप्शन है ए, सिर्फ लोकसभा में, बी, सिर्फ राज्यसभा में, सी, संसद के किसी भी सदन में, या डी, संसद के संयुक्त सत्र में। जरा सोचिए। सही जवाब है बी, केवल राज्यसभा में। याद है ना, आर्टिकल 67 के अनुसार ये प्रक्रिया वहीं से शुरू होनी चाहिए जहां उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा। दूसरा सवाल, 44वें संशोधन के हिसाब से अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद अपनी सलाह दोबारा राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति क्या करने के लिए बाध्य है? सही जवाब है सी, सलाह पर कार्य करना। 44वें संशोधन के बाद एक बार पुनर्विचार की गई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाता है। वो उसे दोबारा वापस नहीं भेज सकते। बहुत बढ़िया। अब अपनी समझ को और पक्का करने के लिए ये रहे कुछ होमवर्क के सवाल। इनके जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये चर्चा मददगार लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये उन सभी तक पहुंच सके जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगली बार तक पढ़ते रहिए।